देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत। कर्नाटक के शिमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में विशाल जनसभा को किया संबोधित। गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत को बताया भाजपा की प्राथमिकता। पीएम के कोयंबटूर रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। कहा, विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मां, बहन और बेटी को बताया शक्ति का स्वरूप। बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तय। भाजपा 17 और जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी को 5, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली एक सीट। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश। विवेक सहाय होंगे बंगाल के नए डीजीपी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को आखिरी डेडलाइन। कहा, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराए बैंक। गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड मामले में एजेंसी ने भेजा था समन। भाजपा ने बताया कानून का अपमान। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। तुरंत सरेंडर करने का आदेश। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान समेत 3 अन्य को 7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाया फैसला। आजम को पहले ही कई मामलों में हो चुकी है सजा। और कोलकाता में ताश के पत्तों की तरह ढह गई निर्माणाधीन इमारत। कई लोगों की मौत। भाजपा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण बनी हादसे की वजह। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में रोड शो किया तो वहीं 2 चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और वो विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का जनसंपर्क अभियान जारी है। उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो किया। सड़क के दोनों किनारे लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने राज्य के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में एक सभा की थी। उसके बाद आज कोयंबटूर में लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। रोड शो के खत्म होने पर उन्होंने कोयंबटूर में साल 1998 में हुए बम हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण राज्यों में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी दावेदार बनकर उभर रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जनसभा की। शिमोगा की जनसभा में उन्होंने जहां एक और हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित पार्टी भी करार दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। बांटो और राज करो, वो अपनी विरासत कांग्रेस को देख करके गए हैं।
कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। तेलंगाना की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और बीआरएस के खिलाफ लोगों का साथ मांगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोग भाजपा के उम्मीदवारों की ज्यादा से ज्यादा जीत सुनिश्चित कर विकसित भारत पर मुहर लगाएंगे। धीरज और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी अब हथियार बना लिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ के अपने अभियान के दौरान सेल्फ गोल करने में माहिर राहुल गांधी के विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर मां और बेटी शक्ति का रूप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने जो बयान अपनी राजनीति को साधने के लिए दिया, वही अब उनके गले की फांस बन गया है। वह सीधे सीधे सनातन को मानने वाले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कि भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक
कोशिश लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सनातन पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने सीधे शक्ति वाली बात पर कुछ भी कहने से परहेज किया। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है, इंडिया गठबंधन में पूरा देश आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी। यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सनातन को अपमानित करने वाला कथित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का नुकसान करा चुके हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार की रैली के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया और एक बार फिर वो सभी के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए आपको सुनाते हैं आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस शक्ति वाले बयान में क्या कुछ कहा था। आइए वो आपको सुनाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में एक शक्ति होता है और उसी शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी का बयान आपने सुना। अभी बढ़ेंगे आगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है शक्ति को लेकर, हम उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। और हमारा जो आज का विशेष है वो यही है, विपक्ष कर रहा है नारी शक्ति का विरोध। जी हां, जिस तरह से राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की जो मीटिंग हुई न्याय यात्रा के आखिरी समापन में, उस मीटिंग में ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई कि हिंदू धर्म में जो शक्ति होता है हम उससे लड़ेंगे। क्या इसके मायने हैं? तो विपक्ष कर रहा है क्या नारी शक्ति का विरोध? आज हमारा यही विषय है और इस पर चर्चा करने के इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और साथ ही साथ हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉली शर्मा जी भी जुड़ने वाली हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और ये जो बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से, क्या इससे, चूंकि हमने कई बार देखा है, समझा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की समझ उन्हें नहीं है, क्या इस बयान को वो जानबूझकर दिए हैं या फिर नासमझी में दिया गया ये बयान? कैसे इसको आप देखते हैं? असीम जी, अगर कोई काम एक बार किया जाए तो फिर भी माना जा सकता है कि वो नासमझी है, पर बार बार सुनियोजित तरीके से चुनावों से पहले प्रयास करके, किसी से सिखा बुझाकर, सीख कर अगर कोई काम किया जाए तो उसको माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड, एक बहुत ही प्लान्ड काम है। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था और लगातार हम देखते आ रहे हैं, जितने इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, सब लोग लगातार सनातन पर प्रहार करते आ रहे हैं। राहुल जी की चुप्पी वहां भी रहती है, भारत को तोड़ने का प्रहार भी उनके नेताओं द्वारा होता है, उनकी चुप्पी वहां भी रहती है। पर अब चुनाव आ चुके हैं, आप बहुत कुछ कह सकते थे, पर आपने सब कुछ छोड़ करके आपने कहा कि हमें शक्ति पर वार करना है, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। और किस समय में? जब भारत पूरे विश्व को उस शक्ति के पूजन की एक ऐसी एक इमेज दिखा रहा है कि अगर हमारा चंद्रयान भी अगर चांद पे जाकर के पहुंचा, साउथ पोल पे पहुंचा, तो हमने उसको शिव शक्ति पॉइंट दिया। अगर हमने अपनी आधी आबादी के लिए कुछ, उनको सशक्त करने के लिए कुछ कानून हम लेकर के आए, तो हमने उसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया। जब ऐसे दौर में भारत जी रहा हो, जहां पर हम अपनी आधी आबादी को सशक्त करके गांव में, कस्बों में उनके हाथों में ताकत देकर के भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो, वहां पर ये मासूम से नेता आकर के कहें कि नहीं नहीं, ये तो गलती से, या मैं जानबूझकर नहीं करता, या मैं कुछ और कहना चाहता था, मैं मानता नहीं कि ठीक है। और इसलिए मैं 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा असीम जी, ये इनको एक आईपीसी की समस्या है। मैं पेशे से वकील भी हूं, इसीलिए एक आईपीसी तो हमारे देश में चलता था, उसको सरकार ने हटा दिया, पर राहुल जी का आईपीसी नहीं हट पा रहा है। वो आईपीसी है इटली, पाकिस्तान और चाइना। ये जो वहां के एजेंडा और नैरेटिव से चलने वाले नेता और पार्टियां हैं, उनके लिए समस्या हो चुकी है कि जब तक ये भारत को गरियाएंगे नहीं, तब तक इनको लगता नहीं कि इन्होंने काम पूरा। हमारे साथ डॉली शर्मा जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस का अपना पक्ष रखेंगी, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉली जी, जैसा कि बीजेपी के कह रहे हैं सिद्धार्थ जी कि ये आईपीसी से प्रेरित होकर इस तरह के बयान देते रहे हैं राहुल गांधी, और एक बार दो बार नहीं, बल्कि पिछले दिनों और इतिहास की बात की जाए तो कई बार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उनके बयान ऐसे में आते रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है हिंदू धर्म के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ, और खासकर महिला शक्ति के खिलाफ। नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात जो इन्होंने पाकिस्तान की बात कही, मैं हमेशा अपनी डिबेट्स में कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिना पाकिस्तान अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। अरे हमारे तो प्रधानमंत्री कोई गए नहीं आज तक पाकिस्तान, आपके तो ये बिना बुलाए वहां बिरयानी खाकर आए। उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तान से आपका प्यार चीनी आप वहां भेजते हो, पाकिस्तान से आपका लगातार प्यार, वो पता चलता है। मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए ना। नहीं, आप अगर गलत बात बोलेंगे तो मैं गलत बात नहीं सुनूंगी ना। यहाँ जो ये अगर ये पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। अगर पाकिस्तान के 2 फाड़ किए तो कांग्रेस के समय शासन राहुल गांधी का ये बयान शक्ति, उन्होंने किया। और देखिए हमने बात शक्ति पर नहीं, इन्होंने बोला तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ, और वो इनको सुनना भी चाहिए, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी, क्योंकि गलत संदेश ये लोग यहाँ बैठकर देते हैं। फेक न्यूज की फैक्ट्री इन लोगों की है, लेकिन इन लोगों को पता चलना चाहिए कि सत्य क्या है। अब मैं आती हूँ शक्ति पर। रही बात शक्ति की, इन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सीधा कहा कि आज हम ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो लगातार, जब बेटियों की बात आती है, ये जो शक्ति इनके हाथ में है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बचाना है बेटी को, बचा रहे बलात्कारी को। नहीं डॉली जी, देखिए, अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना उस बयान को, लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? देखिए, आप इसको गंभीरता, नहीं, आप ठीक है, आप विपक्ष पार्टी हैं, आप राहुल गांधी, आप कांग्रेस के नेता, आपको बोलना है, ठीक है, आप बोलिए, लेकिन उसमें हिंदू धर्म को आपने घुसेड़ दिया, और आपने जो बोलना चाह रहे थे उसका अर्थ का अनर्थ आपने कर दिया। जी असीम तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्या ये जानबूझकर किया गया है या फिर अनजाने में किया गया? जैसे बेरोक टोक सिद्धार्थ जी को आपने बोलने दिया, ऐसे मैं मानूंगी आप मुझे बोलने देंगे। बेरोक टोक जो आपको कहना होगा मेरे बोलने के बाद कहिएगा प्लीज, बोलिए। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं आप बीच में 10 बार टोकते हैं, जब ये लोग बोलते हैं आप बिल्कुल नहीं। नहीं, आप बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। मैं शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के आज हाथ में है, उस शक्ति का दुरुपयोग जो लगातार ये लोग कर रहे हैं, और हिंदू धर्म का नाम ले लेकर ना जाने कौन कौन से काम ये लोग करते हैं,
ये बेटी बचाओ की बात करते हैं और नजर आते हैं बेटियों को खचेड़ते हुए दिल्ली आप पुलिस। फिर डेविएट हो रही है मैडम, आप फिर डेविएट हो रही हैं, आप बाद में बोलिएगा, आप फिर डेविएट हो रही हैं। आप बता रही हूँ, मैं सत्य बता रही हूँ जो सच है, आज का जो सच है मैं वो बता रही हूँ। हिंदू धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण हूँ और सत्य कह रही हूँ। सत्य आज ये है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये शासन सत्ता का दुरुपयोग। राहुल गांधी ने जो बयान दिया डॉली जी, मैं उस पर आज चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होता है और हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए। हाँ बिल्कुल, हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी न जाने किस दिन जागेगी हिंदू तो धर्म के क्यों कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति होती है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? जब बेटियों को सड़कों पर इसलिए देखिए डॉली जी, इसलिए जो समझदार हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, वो कहना क्या चाहते हैं और क्या कह देते हैं उनको भी नहीं पता चलता है। ठीक है डॉली जी, आपने अपनी बात रखते हैं, आप डेविएट हो गई हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, जिस बात का जिक्र हम सभी कर रहे हैं और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि वो जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। और देखिए मार्च का महीना है, कुछ दिनों के बाद नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, माँ दुर्गा की पूजा होगी, शक्ति की पूजा होती है, और उससे ठीक पहले इस तरह के बयान क्या दिखाता है? देखिए असीम, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी आइदर अपने आर्टिकुलेशन में कहीं कम पड़ रहे हैं या उनके एडवाइजर उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एम्फसाइज किया। हिंदू धर्म में शब्द होता है शक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू धर्म में शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति के खिलाफ अमर रह रहे। मैं मानता हूं कि वो शायद पॉलिटिकल पावर के खिलाफ कह रहे थे, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर भी शायद कहना हो, लेकिन उसमें हिंदू धर्म तो लाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, पॉलिटिकल पावर को हिंदू धर्म में शक्ति का शब्द अर्थ तो वो नहीं होता है, तो आपने वो लाया क्यों? तो मुझे लगता है आइदर उनको उस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है, या फिर आज मुद्दा यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत के अपना एक एजेंडा पेश कर रहे हैं, तो विरोधी दल के नाते राहुल गांधी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? भाई मेरा अल्टरनेट एजेंडा ये है, बिल्कुल एक विजन के साथ वो आए, मैं अल्टरनेटिवली भारत को 2047 में ये देखना चाहता हूं, इसलिए मैं मैंडेट मांग रहा हूं। हो ये रहा है, और खास करके जब से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया तब से ये लगातार हो रहा है। उसके बाद खड़गे जी के बेटे ने उसको जस्टिफाई किया। देश को तोड़ने वाली जितने भी बातें आई हैं, क्या राहुल गांधी ने कभी उनका खंडन किया क्या? मुझे ये लगता है 2014 के बाद, जैसे AK एंटनी साहब के लीडरशिप में एक कमिटी बनी थी कांग्रेस की रिव्यू करने के लिए, और उन्होंने सेक्युलरिज्म हो, बहुत सारे विषय हो, ऐसा कहा जाता है, मतलब मीडिया में जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। ये कहा जाता है कि आइडियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन को लेकर कांग्रेस को एक मंथन करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी जो अलायंसेस फॉर्म हो रही है कांग्रेस के अंदर, उसमें कांग्रेस एक तरफ कुछ दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को लायबिलिटी मानकर चल रहे हैं, और कुछ दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बन रहे हैं, और ऐसे में आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। ये तो आज मुझे लगता है लास्ट ओवर में फुल टॉस दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरह से आज उन्होंने उसका उत्तर दिया है बिल्कुल इस विषय पर। तो यदि आप नहीं चाहते इस एजेंडे पर बीजेपी खेल पाए, तो उल्टा तो आपको देखिए प्रफुल्ल जी, डॉली जी यही सवाल है कि राहुल गांधी जिनके खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, उनके सामने जो सीधा मुकाबला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए भी देखिए कि सीधे सीधे तौर पर वो भले ही वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, लेकिन आपने सेल्फ गोल कर लिया और प्रधानमंत्री को एक मौका मिल गया फिर से। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा था बेटी पटाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, तब आपने ये सवाल किए, तब आपने कहा कि ये तो गलत निकल गया, ये आप डॉली जी, आप प्रवक्ता के तौर पर इस तरह की कैसी बातें कर रही हैं? मैं सीधी और साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, और मैं आपको राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट यहाँ, और ये प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा था, आप जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, किसी और नेता ने के मुंह से ऐसा निकल गया था। लेकिन आपने एक एनालिस्ट बुला रखे हैं भाजपा के प्रवक्ता, एक आप खुद हो गए और एक ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, हमें भी तो आप डॉली जी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, ये राहुल गांधी ने लिखा है, किसी न किसी तरीके से घुमाकर उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं। तो आप उनको क्यों नहीं ठीक से ट्रेनिंग देती हैं? आप राहुल गांधी को क्यों नहीं ठीक से ट्रेनिंग देते हैं कि जब भी बोलो पब्लिकली वो ठीक से बोलें, सोच समझ के बोलें? हम
लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। असीम जी 10 सेकंड वह बोलना एक चाहता हूं। ऐसी शक्ति है जिसमें आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे। देखिए डॉली जी, आज मुद्दा इस पे कि राहुल गांधी ने जो कहा, हम यही नहीं राहुल गांधी ने जो कहा कि चर्चा नहीं करेंगे कि राहुल गांधी जी ने खुल के बताया कि उन्होंने क्या कहा। नहीं तो उन्होंने हिंदू धर्म में और शक्ति का उन्होंने जिक्र किया ना, चलाना है इसलिए आप इस पर बात नहीं करेंगे। नहीं आप हिंदू धर्म का उन्होंने जिक्र किया, शक्ति का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, चर्चा नहीं करते, लेकिन अब राहुल गांधी की पूरी ट्विटर स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है डॉली जी, आपको टाइम समय दिया गया। सिद्धार्थ जी 10 सेकंड में समय की कमी है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए असीम जी, क्या है, डॉली जी की फ्रस्ट्रेशन बड़ी समझ में आती है। वो बड़ी इंटेलिजेंट है, पर जिनका नेता ऐसा हो जिसको सिखा सिखा करके भी वो इतनी गलती करता रहे, तो स्वाभाविक है कि प्रवक्ताओं के अंदर मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। पर एक बार एक लाइन में कह ही देते ना कि हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है, ये लाइन क्यों कही उन्होंने, पर ना डॉली जी समझा पा रही है, ना राहुल जी समझा पाए। यही भी बता देते कि जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे थे, तो वो पादरी के साथ बैठ करके जो सीख रहे थे उससे कि ये शक्ति क्या होती है, शक्ति में क्या होता है, कौन किसका है, ईश्वर का अवतार क्या है, तब शक्ति के बारे में पहली बार पता चला था। क्या कहां से सीख कर आते हो, कहां पर बोलते हो, क्या कहना चाह रहे हो, देश आपके समझ नहीं पा रहा 10 साल से। पर फिर भी विडंबना यह है कि कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है अपना ये नौजवान, अपने युवराज के बलबूते पे सब कुछ है। पर मैं फिर भी कहता हूं, देश की जनता अब ऐसी बातों को तो नहीं स्वीकारेगी। आप सनातन को गाली देते रहिए, पर देश की जनता अपना वोट दबा करके आपको जवाब दे। आखिर 10 सेकंड प्रफुल्ल जी आपके पास की राहुल गांधी भी तो खुद हिंदू और जिस तरह से हिंदू के करीब दिखने का वो प्रयास करते रहे हैं कि वो मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, ये भी तो दिखाता है, और फिर एक तरफ वो इस तरह के बयान भी देते हैं। वो नहीं, इस मामले में आसिम हमको ये समझना चाहिए, कांग्रेस का ट्रेडिशनल ये एक नेशनल पर्सपेक्टिव रहा है। इंदिरा जी ने सावरकर के बारे में क्या कहा, ये महाराष्ट्र में जाकर सावरकर को गलियाने का काम करते हैं। ये आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के नाते मैं कह रहा हूं कि ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है कि आप इस तरह के सेल्फ गोल करते हो, और ये आपके आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को ही दिखाता है। बिल्कुल। एक तरफ तो आप कहोगे कि मंदिरों में जाकर जो है लड़के छेड़ने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं मंदिर जाकर मैं जनेऊ ऊपर पहन के जाऊंगा। आपकी आइडियोलॉजिकल एक बार फ्रेमवर्क क्लियर रहा। मेरा ये कहना है डीएमके का कम से कम क्लियर है फ्रेमवर्क, इनका ब्लर है, मुझे लग रहा है कि ये ब्लर हो चुका है जी। आइडियोलॉजिकली। उसके कारण ये कंफ्यूजन मैसेजिंग जो है, आप आपके कैडर को, आपके वोटर को क्या मैसेजिंग कर रहे हो, ये बहुत क्रिटिकल होता है। आप ट्विटर पर बाद में कोई भी एक्सप्लेनेशन देते बैठो, ठीक है, मूल विषय यही आता है कि आपने 2 बार, एक बार नहीं, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग होता तो मैं भी इतना, मतलब पत्रकारिता में मैं भी इतना जानता हूं कि ये हो सकता है और होता है, अच्छे लोगों के बारे में होता है, हमारे तो लिखने में भी गलती होती है। लेकिन ये हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हिंदू धर्म में शक्ति होती है, ये मुझे लगता है कि जानबूझकर दिया गया बयान है। इसको लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं, अखबारों में भी, टीवी में भी। फिलहाल समय इतना ही है। सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं?
Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को लेकर दोनों दलों में समझौता हुआ है। तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव है। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तारीखों की घोषणा के साथ ही दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम समझौता होना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस विरुधुनगर, शिवगंगा के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, माइलादुरई, करूर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। डीएमके ने कांग्रेस को तिरुनेलवेली सहित 3 नई सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा पुदुचेरी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। 9+1, that is including Pondicherry. We have got the expected seats, and DMK has been very generous to give us the seats which we were asking for. So we are really happy about it. वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच 30 सीटों के बंटवारे के बाद बची हुई 9 सीटों के लिए डीएमके ने एमडीएमके और अन्य दलों से बातचीत की है। वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम 2-2 सीटों पर, केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके and MDMK with allied parties entered into an agreement on 8th March 2024. Today, Dravida Munnetra Kalagam, Trichy constituency has been allotted to MDMK. कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे के समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक दूसरे को समझौते की कॉपी साझा करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 7 सीट आरक्षित है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीट और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि
ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सर। 40 सीट एनडीए जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। गौरतलब है कि गठबंधन में पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है। बिहार में 7वें फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थीं। इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ मिजोरम और हिमाचल में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। अब विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई से सभी विवरणों का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 21 मार्च के शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें भुनाए गए बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि ये योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि कुल 20,000 करोड़ के टोटल बॉन्ड में से बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, बाकी के 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। अमित शाह ने दो टूक कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है। उन कंपनियों की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स थी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत 18 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। साथ ही साथ शराब नीति मामले में भी गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। भाजपा ने कहा है कि ईडी के सामने पेश न होकर केजरीवाल कानून का अपमान कर रहे हैं। ईडी की जांच में आरोपी BRS MLC के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आरोपी के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें लिया है। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने रविवार को केजरीवाल को 2 समन भेजे थे। शराब घोटाले के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड मामले में एक नया समन जारी किया था। केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने इस समन को भी गैर कानूनी बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है तो बार बार ईडी क्यों समन भेज रही है। भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी के सामने पेश न होकर वो कानून का अपमान कर रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं है कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी का दावा है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए ठेका में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आप को कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। ईडी का मामला CBI की प्राथमिकी पर आधारित है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इस मामले में नवा समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी को सोमवार को एक और बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल संपन्न भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका की सराहना की। और वहीं रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा हुई। हमने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की, जो पिछले साल
संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रिज की है। राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। हादसे के लिए भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने ममता सरकार पर संरक्षण में हो रहे अवैध निर्माण को हादसे का कारण बताया है। It's very painful to see that helpless people die for no fault of theirs. There is failure from the part of the builder. There is more of failure from the part of the supervisors. The supervisory authorities have miserably failed in their duty. Unauthorized constructions do not spring overnight. Authorities had information about it. The supervisory control was not exercised. जो मिडनाइट में बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, डिजास्टर हुआ, अब तक 6 आदमी का डेथ हो गया। इसमें सीधा जिम्मेदार कलकत्ता कॉर्पोरेशन और टीएमसी है। वहां का लोकल काउंसिलर शाम्स इकबाल, जिन्होंने मेयर का और एमएलए जो है उस एरिया का मंत्री फरियाद हकीम का क्लोज एड है, उसका बहुत ही करीबी है। कोई परमिशन नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य के हालात काफी खराब हो गए हैं। Ever since the Congress government has come to power in Karnataka, we are witnessing the emboldening of a certain section of vested interest groups who do not bode well, who do not wish well for the harmony of the society. Just a few weeks after the Congress government came to power in Karnataka, we saw in Shimoga, in Bijapur, in Kolar, and in certain parts of Bengaluru, large processions taken out by radical groups which tried to provoke certain sections of the society. Large talwars of 20-25 foot longs were carried in these processions. The police and the government gave permissions for these large processions, knowing very well that these processions can cause communal disharmony. व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और अब बात स्टार्टअप महाकुंभ की। भारत के स्टार्टअप को ग्लोबल उड़ान देने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। लक्ष्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाने का।
बड़ी खबर यह है कि अब भारत डीप टेक सेक्टर के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लेकर आ रहा है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सज चुका है भारत का पहला स्टार्टअप महाकुंभ 2024। 50,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, देश और विदेश के 1,000 से ज्यादा निवेशक, 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स। स्वागत है आप सभी का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एआई और सैस, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और बायोफार्मा समेत 10 फोकस सेक्टर्स। 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुंचाते नजर आएंगे। All of you must actually first become an AI company. First become an AI company and then do everything else. Reverse, re-engineer, completely become an AI company. That will make you transform. So, ladies and gentlemen, this is a once in a lifetime opportunity. This Mahakumbh, to my mind, is a great event. It really brings a once in a lifetime opportunity for India. स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सिडबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को 56,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा। Government of India is in the process of creating a separate, dedicated deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund, a fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $140 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आगे चल के स्टार्टअप महाकुंभ हर साल आयोजित किया जा सकता है। साल 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में 5,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप उद्यमी तैयार होने की उम्मीद है। साल 2023 में स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2022 में $25 अरब के मुकाबले 2023 में सिर्फ $7 बिलियन का निवेश आया। साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार्टअप्स में निवेश के सुनहरे दिन वापस आएंगे। उद्योग परिसंघ, एसोचैम, नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन, टाई और IVCA के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है, जो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल उड़ान देने जा रहा है। साल 2016 में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए, आज वो एक क्रांति बन चुकी है। विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अपने तौर पर तैयार खड़ा दिखाई देता है। स्टार्टअप महाकुंभ से इस अभियान को और भी तेजी मिलने की उम्मीद है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2024 भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस दौरान उनसे मुलाकात की। गौरतलब है कि गत 1 फरवरी को राष्ट्रपति ने उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन किया था, जो जनता के लिए 31 मार्च तक खुला है। भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के लालगंज से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद आज भाजपा में शामिल हो गयीं। उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक अरिमंदन आजाद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। कांग्रेस के बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की तुरंत रिहाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की लगभग 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फरार आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के खिलाफ 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। पंजाब के तरनतारन जिले के हरी के गांव में रहने वाला लांडा फिलहाल कनाडा में है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस 19 से 21 मार्च तक जनपद स्थित IGNCA परिसर में मनाया जाएगा। इसमें 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, फूलों की होली, वर्कशॉप और बास्केटरी प्रदर्शनी शामिल है। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़